हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थर्ड लेक्चर ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। जैसे कि कल हमने डिस्कशन किया था बोरिंग के बारे में, आज हम नया टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जियोफिज़िकल रीजंस और जियोफिज़िकल मेथड के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब जियोफिज़िकल मेथड है कहाँ पे यूज़ होता है, तो जहाँ पे हमको ज़्यादा एक्सकेवेशन की ज़रूरत पड़ती है और जो हमारा इन्वेस्टिगेशन होता है सॉइल का वो हमको पहले रखना होता है, वहाँ पे जियोफिज़िकल मेथड यूज़ होती है। तो जैसे कि पहला पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, दिस मेथड इज़ यूज्ड व्हेन द डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन इज़ वेरी लार्ज, जहाँ पे डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन यानी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, एंड ऑल्सो व्हेन द स्पीड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ प्रिलिमिनरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो स्पीड इन्वेस्टिगेशन की स्पीड है वो हमको सबसे पहले मायने में रखनी है, वहाँ पे हम जियोफिज़िकल मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है। द it involves the detection of significant difference in the physical property of geological formation। क्या इन्वॉल्व करता है? सिग्निफिकेंस फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब जियोलॉजिकल बोले तो जियो मीन्स विच डील विथ सॉइल, तो सॉइल की जितनी भी प्रॉपर्टी का फॉर्मेशन है उससे डील करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी से डील करता है। कौन सा? जियोफिजिकल मेथड। ठीक है। मेजर मेथड इसके अंदर जो यूज़ होती है वो होती है सिस्मिक रिफ्रैक्शन मेथड, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिव मेथड, मैग्नेटिक मेथड एंड ग्रेविटेशनल मेथड। सिस्मिक रिफ्रैक्शन मेथड, सिस्मिक रिफ्रैक्शन मेथड सॉरी Seismic refraction method is a geophysical method used for investigation subsurface ground condition by utilizing surface source seismic wave। मतलब जो ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन होती है, सब सरफेस ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन जो हम करते हैं वो सिस्मिक वेव के द्वारा ये जो प्रोसेस है मेथड है करने में आती है। डेटा एक्वायर्ड ऑन द साइट is computer processed and interpreted to produce models of the seismic velocity and layer thickness of subsurface ground structure। जो डेटा हमको एक्वायर्ड होता है उससे वो कौन सा होता है? कंप्यूटरली प्रोसेस्ड रहता है और इंटरप्रिटेड टू प्रोड्यूस अ मॉडल ऑफ सिस्मिक वेलोसिटी। और वो कहाँ पे हेल्प करता है? जो सिस्मिक वेलोसिटी का मॉडल बनाने में और लेयर की थिकनेस जानने में हमको उससे ये जो सिस्मिक रिफ्रैक्शन मेथड है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, और यूज़फुल रहती है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ ओवरबर्डन इन द एरिया वेयर bedrock is at depth and assessing repeatability पैरामीटर। अब ये जो मेथड है कहाँ पे कॉमनली यूज़ होती है? जहाँ पे हमको एरिया का ओवरबर्डन जानना होता है, थिकनेस जानना होता है, वहाँ पे ये मेथड यूज़ होती है। और कहाँ पे? बेड रॉक के लिए, बेड रॉक की डेप्थ जानने के लिए, कहाँ पे हमारा बेड रॉक मिलेगा हमको उसकी डेप्थ जानने के लिए, और एसेसिंग रिपीटेबिलिटी पैरामीटर। सॉरी, अब रिपीटेबिलिटी पैरामीटर क्या होता है? तो रिपीटेबिलिटी पैरामीटर कंट्रोल करता है न्यूमरस पैरामीटर जो इंक्लूड करते हैं अनएक्चुअल स्ट्रेंथ, डिग्री ऑफ वेदरिंग। ठीक है, जो एक्चुअल स्ट्रेंथ अनएक्चुअल स्ट्रेंथ लगेगा उस पर ग्राउंड पे वो डिग्री ऑफ वेदरिंग, फिर एब्रेसिवनेस एंड स्पेसिंग ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़। ठीक है, ये जो पैरामीटर है वो ये सारी चीज़ें कंटेन करता है। अब एप्लीकेशन क्या है इसका? तो मेजर्स बेड रॉक डेप्थ। ठीक है, जो डेप्थ है वो फाइंड करने में या ओवरबर्डन थिकनेस फाइंड करने में यूज़ होता है। ठीक है, एप्लीकेशन की मतलब यूजेस। फिर डिटरमाइन द रिपीटेबिलिटी पैरामीटर, जैसे मैंने आपको बताया रिपीटेबिलिटी पैरामीटर क्या होता है, डिग्री ऑफ वेदरिंग फाइंड करने में या अनएक्चुअल स्ट्रेंथ फाइंड करने में, या एब्रेसिवनेस। एब्रेसिवनेस बोलूँ तो अब एब्रेसिवनेस का मतलब क्या होता है? तो पैरामीटर जो रिपीटेबिलिटी एब्रेसिवनेस होता है यानी उसका घिसरण, वियरिंग एंड स्क्रैपिंग क्वालिटी ऑफ एनीथिंग इज नोन एज एब्रेशन। तो एब्रेसिवनेस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या डिटर्मिनेशन करने के लिए यूज़ होता है। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ पाइपलाइन रूट्स, कहाँ कौन सी पाइपलाइन कहाँ पे किस तरीके से जाएगी या कैसे जा रही है वो इन्वेस्टिगेशन करने में। लोकेशन ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जैसे माउंटेन हो गया, ये सारे क्या हो गए? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हो गए, वो फाइंड करने। फिर इवोल्यूशन सैंड और ग्रेवल डिपोजिशन। ठीक है,
सैंड और जो ग्रेवल का डिपोजिशन होता है कहाँ पे, मतलब डिपोजिशन का मतलब क्या होता है कि एक के ऊपर एक लेयर चढ़ना, इज नोन एज डिपोजिशन, ठीक है। तो इसके ऊपर डिपोजिट ना उसका इवोल्यूशन भाई, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा जगह आपने देखा होगा लैंडस्केपिंग होता है। तो वो लैंडस्केपिंग किसकी वजह से होता है, तो भैया एक जगह पे सॉइल इरोजन की वजह से एक के ऊपर एक लेयर चढ़ती रहती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर नीचे वाली कैपेसिटी, बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल की अगर कम होगी तो उससे होगा क्या, जो नीचे की बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल अगर कम हुई लेयर की, तो वो क्या कर देगी, ऊपर की जितनी भी लेयर है उसको अनस्टेबल कर देगी। तो भविष्य में ऐसा हो सकता है कि अगर उस पर ज़्यादा लोडिंग हुई या मानसून सीजन की वजह से या पानी की वजह से वो जो सेटल्ड होना स्टार्ट हो गया सॉइल, तो वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा लैंडस्केपिंग हो जाता है या पूरा का पूरा जो एरिया होता है वो नीचे ढक जाता है। इसकी वजह से हम सॉइल इन्वेस्टिगेशन करते हैं कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले, ठीक है। फिर सेकंड है डिफाइन एंशियंट लैंड फीलिंग साइट। अच्छा, हमको ये भी पता चलता है कि भाई कितनी पुरानी सॉइल है, क्या है इसका महत्व, तो ये भी हमको इससे पता चलता है, ठीक है। अब सिस्मिक रिफ्रैक्शन का ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ पे वायर लगाया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या करता है वायर, तो जो वाइब्रेशन ट्रक है ये वायर के संग जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। एक जगह वाइब्रेशन ट्रक रहता है और एक जगह रिकॉर्डर ट्रक रहता है, ठीक है। और इस तरीके से चैनल लगा दी जाती है, ठीक है। अब ये क्या है, वाइब्रेशन ट्रक अपने जो वेव्स है वो ट्रांसमिट करता है कहाँ पे, यहाँ पे। जैसे ये ट्रांसमिट करेगा वाइब्रेशन, तो हमको पता चल जाएगा कि सिस्मिक वेव के हिसाब से कि अंदर कितना क्या बोलते हैं, किसकी लेयर कहाँ कहाँ पे छुपी है, वो ये रिकॉर्डेड ट्रक से पता चल जाता है। अच्छा, अगर कोई भी वेव लेंथ के अंदर चेंज आता है, जैसे कोई भी ये वेव्स है मेटल के संग अगर टकराएगी तो वो वेव लेंथ के अंदर आएगा चेंज, तो उसकी सारी रिकॉर्डिंग कहाँ पे हो जाएगी, ये रिकॉर्डर ट्रक में हो जाएगी, जिससे हमको पता चल जाएगा कि ये है। अब अलग अलग वेव की अलग अलग रिकॉर्डिंग्स होती है, उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई मेटल है कि ऑयल है कि वाटर है कि गैसेस है कि मटेरियल है कि ज़मीन के नीचे क्या है। फिर उसके ऊपर उसके बाद वहाँ पे एक्सकेवेशन होता है। तो ये भी एक तरीका है इन्वेस्टिगेशन करने का सॉइल का, और बहुत महंगा तरीका पड़ता है ये, क्योंकि इसके अंदर हमको इतने सारे सिस्मिक के वेव्स के रिकॉर्डर्स लगाने पड़ते हैं और ये सब लगाने पड़ते हैं, इसकी वजह से थोड़ा महंगा पड़ता है, पर बहुत अच्छा और किफ़ायती तरीका है। अब इलेक्ट्रिक रेजिस्टिव मेथड, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिव मेथड क्या होती है भाई, तो द इलेक्ट्रिक रेजिस्टिव मेथड इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट एंड द रिकॉर्डिंग ऑफ चेंज इन द मीन ऑफ रेजिस्टिव ऑफ वेरियस सॉइल, ठीक है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टिव मेथड किसके ऊपर बेस्ड होती है, वो होती है रिकॉर्ड चेंज के ऊपर। किसकी रिकॉर्ड चेंज के ऊपर, रेजिस्टिव रिकॉर्ड के चेंज के ऊपर उसको मेजर किया होता है अलग अलग सॉइल के ऊपर, अलग अलग सॉइल से, ठीक है। ईच सॉइल हैज़ इट्स ओन रेजिस्टिव डिपेंडिंग अपॉन इन इट्स वाटर कंटेंट, ठीक है। अलग अलग सॉइल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। इसके बेस पे होती है, वो वाटर कंटेंट के बेस पे होती है। कॉम्पैक्शन, वाटर कंटेंट, कॉम्पैक्शन एंड कंपोजिशन। अब व्हाट इज कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि भाई दो तीन चीज़ों से मिले हुए मटेरियल का मिश्रण इस नोन एज कंपोजिशन। कॉम्पैक्शन का मतलब किसी भी चीज़ को कॉम्पैक्ट करना, यानी उसके ऊपर प्रेशर डालना या उसको उसके ऊपर क्या बोलते हैं दबाव डालना, ठीक है, उस चीज़ को कंपैक्शन बोलते हैं। वाटर कंटेंट, तो इस सॉइल की सारी सबकी रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है उनके वाटर कंटेंट पे, वो कितना कॉम्पैक्ट हुए हैं यानी कितने दबे हुए हैं नीचे, और उनका कंपोजिशन यानी कितने अलग अलग तरीके से या मटेरियल से वो कॉम्पैक्शन बना हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। अब जो अपना थर्ड पॉइंट है वो देख लेते हैं अपन। द टेस्ट इज कंडक्टेड बाय ड्राइविंग 4 मेटल स्पाइक्स, 4 मेटल स्पाइक, 4 metal spikes to serve as a electrode into the ground along a straight line at equal distance। 4 इक्वल डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड डालेंगे इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। फिर डायरेक्ट वोल्टेज इज इम्पोज बिटवीन 2 आउटर इलेक्ट्रोड, और फिर डायरेक्ट इम्पोज डालेंगे हम 2 इलेक्ट्रोड के अंदर, एंड पोटेंशियल ड्रॉप इज मेजर बिटवीन द इनर इलेक्ट्रोड। जो जैसे कि 4 मैंने जैसे कि ये 4 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे होंगे, ये 1 2 3 4, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो वोल्टेज है वो मैं ये 4 ये पहले 2 आउटर के अंदर डालूंगा और रीडिंग किसकी लूँगा,
इन दोनों की रीडिंग किससे लेंगे, पोटेंशियोमीटर से, ठीक है। वोल्टेज किससे डालेंगे, एमीटर से। अपन को यहाँ से इसके माप से अपन को क्या डालना है, वोल्टेज डालना है, ठीक है। फिर सॉरी, इस तरीके से इलेक्ट्रोरेजिस्टिव मेथड कि हमको पता चल जाएगा भाई कि किस तरीके से अपन को मेजरमेंट मिल जाएगा कि कौन सा मटेरियल उसके अंदर है, और क्या बोलते हैं, कौन किस तरीके से कितनी रेजिस्टिविटी है किसकी, सॉइल की। इससे हमको यहाँ पे इंडिकेट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, सॉइल सैंपल। तो कितने टाइप के सॉइल सैंपल होते हैं, तो दो टाइप के सॉइल सैंपल होते हैं। सबसे पहला जो सॉइल सैंपल होता है वो होता है डिस्टर्ब सैंपल, और दूसरा जो सैंपल है वो अनडिस्टर्ब सैंपल। तो भाई डिस्टर्ब सैंपल किसको बोलते हैं, अ डिस्टर्ब सैंपल इज अ सैंपल इन विच द नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल गेट पार्शली और फुल्ली मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रॉयड। मतलब जो नेचुरल प्रॉपर्टी है सॉइल की वो क्या हो जाए, उसको निकालने के बाद बहुत क्या बोलते हैं, मॉडिफाई हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्टर्ब सैंपल बोलेंगे। हाउएवर बाय टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशन द नेचुरल वाटर कंटेंट इन द सॉइल सैंपल कैन बी प्रिजर्व। कैसे भी पर इसमें क्या है, अगर अच्छी तरीके से हम प्रिकॉशंस लेंगे सॉइल सैंपल कलेक्ट करते समय, तो वाटर कंटेंट की प्रॉपर्टी, सॉइल प्रॉपर्टी है वो प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है, डिस्टर्ब सैंपल के अंदर। बाकी तो उसका जो नेचुरल प्रॉपर्टी वो अनडिस्टर्ब हो ही जाएगी। फिर दिस टाइप ऑफ सॉइल सैंपल शुड मेंटेन द ओरिजिनल प्रपोर्शन ऑफ द वेरियस पार्टिकल्स। तो ये जो तरीके के सॉइल सैंपल्स होते हैं वो क्या मेंटेन रखते हैं, ओरिजिनल प्रपोर्शन मेंटेन रखते हैं अलग अलग पार्टिकल्स के, ठीक है। अनडिस्टर्ब सॉइल मतलब जो डिस्टर्ब नहीं है वो अनडिस्टर्ब सॉइल उसे कहा जाएगा। अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल किसको बोलते हैं, एंड अनडिस्टर्ब सैंपल इज अ सैंपल विच द नेचुरल स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी रिमेन प्रिजर्व। मतलब उसकी जो नेचुरल प्रॉपर्टी है वो क्या रहेगी, प्रिजर्व्ड रहेगी। उसको हम क्या बोलेंगे, अनडिस्टर्ब सैंपल बोलेंगे। द सैंपल डिस्टर्बेंस डिपेंड ऑन द डिज़ाइन ऑफ द सैंपलर एंड द मेथड ऑफ सैंपलिंग। तो ये किस पे डिपेंड करता है, डिस्टर्बेंस दो लोगों पे डिपेंड करता है। एक तो डिज़ाइन ऑफ सैंपलर पे, किस तरीके से जो सैंपल लेने वाला है वो डिज़ाइन कर रहा है वो चीज़ को, और मेथड ऑफ सैंपलिंग मतलब कौन सी मेथड अपन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और फिर लास्ट अपना पॉइंट है द सैंपलिंग ट्यूब when forced into the ground should cause a little remolding and disturbance as possible। और जो सैंपलिंग ट्यूब है जिसको हम फोर्स करते हैं कहाँ पे, ग्राउंड में जाने के लिए, वो क्या करता है, रीमॉडलिंग और डिस्टर्ब करता है, उसके अंदर भी डिस्टर्बेंस होना पॉसिबल है, समझ में आया। तो दो तरीके के सॉइल सैंपल होते हैं इन शॉर्ट, डिस्टर्ब सैंपल और अनडिस्टर्ब सैंपल, ठीक है। ये चीज़ अपन को याद रखनी है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ सॉइल सैंपलर डिपेंडिंग अपॉन द एरिया रेशियो, थिक वॉल सैंपलर और थिन वॉल सैंपलर, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो एरिया रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है, थिक वॉल सैंपलर के ऊपर डिपेंड करता है, और थिन वॉल सैंपलर के ऊपर डिपेंड करता है। मेन टाइप आर ओपन ड्राइव सैंपल, पिस्टन सैंपल एंड रोटरी सैंपल। तीन तरीके के मेन सैंपल होते हैं, कौन कौन सा, ओपन ड्राइव सैंपल, पिस्टन सैंपल एंड रोटरी सैंपल। जैसे कि ओपन ड्राइव सैंपल, तो ओपन ड्राइव सैंपल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओपन ड्राइव सैंपल है, ठीक है। क्या करते हैं, ये जो सबको फिक्स करके यहाँ पे जो आपको वॉल दिख रहा है इसको नीचे डालने में आता है। ये ड्राइव के अंदर क्या हो जाएगा, सॉइल कंटेंट आ जाएगा और उससे हम बाहर निकाल लेंगे। देखो ये ओपन ड्राइव सैंपल का आपको सिंपल दिख रहा है, A1 A2 A3 और A4 कंपोनेंट है, ठीक है। ये जो चीज़ है वो किसके अंदर जाएगी, इसके अंदर जाएगी, ठीक है। फिर ये जो चीज़ है इसके ऊपर कनेक्ट रखेंगे इसका, ठीक है। जो ये सेकंड चीज़ है अपना जो पिस्टन है उसको अपन यहाँ पे कनेक्शन रखेंगे, ठीक है, इससे कनेक्शन रखेंगे, ड्राइव करेंगे। अब ये क्या होगा, ये जो चीज़ल है वो क्या करेगा, इसके अंदर जाके ट्यूब के अंदर जाके ग्राउंडिंग करेगा और मिट्टी को खोदेगा। ये ट्यूब क्या करेगी, सैंपल करेगी और ये सक्शन हेल्प करेगी सक्शन पैदा करने में, ठीक है। तो इसके ये ट्यूब के अंदर ये सारे ये जो मटेरियल है अंदर घुसे हुए होंगे, ठीक है। देखो इसके अंदर पिस्टन सैंपल का एग्जांपल दिया हुआ है। पिस्टन सैंपल किस तरीके से काम कर रहा है भाई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक फिक्स्ड पिस्टन रहता है, ठीक है। जैसे एक मैकेनिकल पिस्टन काम करता है वैसे ही ये पिस्टन काम करेगा, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे अपन, यहाँ पे देखोगे एक यहाँ पे पिस्टन है यहाँ पे लगा हुआ है, अच्छी तरह से फिक्स्ड करा हुआ है।
एक होलो पिस्टन रॉड इसके बीच से कनेक्ट करी हुई है, ठीक है। वो क्या करेगी, पिस्टन को हेल्प करेगी नीचे और ऊपर ले जाने में, है ना। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन ड्राइव सैम्पलर। तो अनडिस्टर्ब सैंपल आर ऑब्टेन फ्रॉम बोर होल बाय ओपन ड्राइव सैम्पलर, ठीक है। अब एक बार क्या हो, इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग कि एक बोर होल के अंदर ये सैम्पलर जो हमको मैक्सिमम डेप्थ चाहिए होता है ना, उसे एक बार मैक्सिमम डेप्थ हमको मिल गई, अचीव हो गई, उसके बाद हम बोर होल के अंदर ये जो क्या बोलते हैं, जो मैंने आपको आगे का पिस्टन दिखाए थे अभी, वो ड्राइव करने में आते हैं, ठीक है। ओपन ड्राइव सैंपल कंसिस्ट ऑफ वॉल ट्यूब, ठीक है, which are pushed or derived into the soil at the bottom of the hole and test rotate detect the lower end of the sample from the soil, ठीक है। लोअर सॉइल के एंड का पोर्शन निकालने के लिए हम ये वाला सैम्पलर यूज़ करते हैं, इसको ड्राइव करते हैं अंदर, ठीक है। हमारी जो मैक्सिमम डेप्थ प्राप्त हो गई हमको बोर होल की, उसके बाद इस सैम्पलर का इंसल्ट करने में आता है। इंसल्ट करने के बाद इसके अंदर जो भी सैम्पल है वो ये उसको ड्राइव करने में आता है सैम्पलर, ठीक है। मोस्ट सॉफ्ट ऑफ मॉडरेट स्टीफ कोहेजन सॉइल कैन बी सैम्पल्ड विदाउट एक्सटेंसिव डिस्टर्बेंस इन थिन वॉल्ड सीमलेस स्टील ट्यूब हैविंग डायमीटर नॉट लेस देन 50 mm, 50 mm से नॉट लेस देन डायमीटर इसका ट्यूब का होता है। और मॉडरेट सॉइल का भी कोहेजन लेस सॉइल का भी हम सैंपल इसके अंदर कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। द लोअर एंड ऑफ द ट्यूब इज शार्प्ड टू फॉर्म अ कटिंग एज एंड अदर एंड इज मशीन्ड ऑफ अटैचमेंट टू द ड्रिल रॉड। एक उसका जो एंड होता है वो बहुत शार्प होता है और दूसरा जो एंड होता है वो किससे मिला होता है, ड्रिल रॉड से बंधा हुआ होता है, ठीक है। द एंटायर ट्यूब इज पुश्ड ऑफ ड्राइवन इन द सॉइल at the bottom of the hole and is remove sample with inside, ठीक है। एंटायर ट्यूब को पूरा अंदर घुसाने में आता है और जैसे ही उसको बाहर निकाल देते तो हमको क्या अंदर सैंपल मिला हुआ मिलता है। द टू एंड ऑफ ट्यूब्स आर सील्ड एंड सैंपल शिफ्ट टू द लेबोरेटरी, और दोनों जो ट्यूब है उसको क्या कर दिया जाता है, सील्ड कर दिया जाता है और लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है। डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मिट्टी आप जो दिख रही है वो सैंपल के अंदर भर गई है। ये जो पूरा का पूरा जो ट्यूब है हमको इंसर्ट करने में आता है कि कहाँ पे, यहाँ पे जो बोर होल है उसके अंदर, और फिर बाद में इस तरीके से जो सॉइल है ना वो इसके अंदर कलेक्ट हो जाती है और उसको फिर हम लेबोरेटरी में भेज देते हैं। तो रिक्वायरमेंट ऑफ सैम्पलिंग ट्यूब का क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, तो 3 तरीके के, इनसाइड डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर और मिनिमम इफेक्टिव लेंथ होती है उसकी। तो सबसे कम जो उसके अंदर इनर डायमीटर का mm होता है वो 38 mm होता है, 70 mm होता है और 100 mm का होता है। आउटसाइड डायमीटर उसका जो होता है वो 40 mm का होता है, 74 mm का होता है और 106 mm का होता है। और मिनिमम इफेक्टिव लेंथ उसकी होती है 30 सेंटीमीटर की, 45 सेंटीमीटर की और मैक्सिमम भी 45 सेंटीमीटर की। अब जैसे कि आप यहाँ पे एक देख सकते हैं पिस्टन सिलेंडर। पिस्टन के सिलेंडर के 2 भाग होते हैं, पिस्टन सैम्पलर के 2 भाग होते हैं, एक तो सैम्पलर सिलेंडर और पिस्टन सिस्टम, ठीक है। एक तो सैम्पलर सिलेंडर यानी सिलेंड्रिकल जो भाग होता है उसको हम सैम्पलर सिलेंडर बोलते हैं, और उसके अंदर जो पिस्टन होता है उसको हम पिस्टन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब द पिस्टन इज फिटेड टाइटली विद द सैम्पलर सिलेंडर, बहुत टाइटली पिस्टन से बंधा हुआ होता है, ठीक है। गुड क्वालिटी ऑफ अनडिस्टर्ब सैंपल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पिस्टन सैम्पलर विच कैन बी थिन वॉल्ड सैम्पलिंग ट्यूब विद अ पिस्टन इनसाइड, ठीक है। जो गुड क्वालिटी के लिए अनडिस्टर्ब सैंपल होते हैं वो पिस्टन से कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पिस्टन उसकी सैंड की सॉइल की इंटीग्रिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। द ट्यूब इज बीइंग लोअर्ड टू द बॉटम ऑफ द ड्रिल होल, द पिस्टन रॉड एंड द पिस्टन्स आर हेल्ड एट द बॉटम ऑफ द सैम्पलर by the mean of a drill rod which is raised to the top of the bore hole। अब इसके अंदर क्या होता है, जो पिस्टन के साथ जो ट्यूब होती है उसको अंदर डालने में आता है। जैसे ही पिस्टन के ट्यूब के अंदर क्या बोलते हैं सॉइल कलेक्ट हो जाता है तो जो पिस्टन होता है उसको जो सॉइल होता है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रखने के लिए ऊपर नीचे उसको अनडिस्टर्ब रखता है। कैसे रखता है मैं आपको आगे फिगर में बताता हूँ। द प्रेशर ऑफ द पिस्टन प्रिवेंट एक्सेसिव सॉइल फ्रॉम स्क्वीजिंग। अब जो ऊपर का जो पिस्टन सॉइल के जो सॉइल भरा हुआ है उसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है तो वो पिस्टन क्या हेल्प करता है
पिस्टन वो हेल्प करता है कि भाई इंटीग्रिटी सॉइल की मेंटेन रखता है। किस तरीके से मेंटेन रखता है, तो सॉइल को ऊपर नीचे नहीं होने देगा, उसके अंदर कोई भी तरीके का पार्टिकल दूसरा एंटर नहीं होने देगा जब हम उसको बोर होल से निकालेंगे तब, ठीक है। और उस सैंपल को स्क्यूज नहीं होने देगा इन द ट्यूब, मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द सैंपल, ठीक है। ये था सैंपलर ट्यूब का। जैसे फिगर में आप देख सकते हैं, हमारे पास पहले केसिंग है, फिर उसके अंदर सैंपल सिलेंडर है और फिर रॉड है, ठीक है। रॉड के साथ पिस्टन अटैच्ड है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कि केसिंग में सैंपलर सिलेंडर को पुश करेंगे जहाँ से हमको सैंपल को ऑब्टेन करना है, और क्या होगा, उस पोर्शन में सैंपल कलेक्ट हो जाएगा और जो पिस्टन है वो हमारा हेल्प करेगा जो सैंपल है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रखने में। तो उसका जो स्क्वीजी एक्शन होगा उससे हम अब रोटरी सैंपल के दो पार्ट्स होते हैं, एक आउटर ट्यूब होता है और एक इनर ट्यूब होता है, ठीक है। अब रोटरी सैंपल इज अ डबल वॉल ट्यूब सैंपल, दो ट्यूब होती है उसके अंदर विथ इनर रिमूवल लाइनर, ठीक है। द आउटरी ट्यूब ऑफ आउटर बैरल इज प्रोवाइडेड विथ अ कटिंग बाइट्स, जो आउटर ट्यूब होती है वो कटिंग बाइट्स के संग प्रोवाइड की जाती है। और आउटर बैरल इज रोटेट एंड कट इनटू द सॉइल। आउटर बैरल क्या करती है, सॉइल को कट करती है और रोटेट कर, वो आउटर बैरल रोटेट होती है और सॉइल को कट करती है। तबकि जो इनर ट्यूब है वो क्या करती है, सॉइल सैंपल कलेक्ट करती है। द इनर ट्यूब विच इज स्टेशनरी स्लाइड ओवर द सिलेंड्रिकल सैंपल कट बाय द आउटर रोटरी बैरल। द सैंपल इज कलेक्टेड इन द इनर लाइनर, ठीक है। तो सैंपल है वो किससे कनेक्ट करता है, इनर लाइनर से कनेक्ट होता है। रोटरी सैंपल्स आर यूज्ड फॉर सैंपलिंग इन फर्म टू हार्ड कोहेसिव सॉइल एंड पर्टिकुलरली इन रॉक। जो ये रोटरी सैंपल है वो ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम हार्डली स्ट्रेटा में यूज़ करते हैं, जहाँ पे हार्ड स्ट्रेटा है और जो कोहेसिव सॉइल रहता है वहाँ पे उसके लिए वो सैंपल कलेक्ट करने के लिए ये हम रोटरी सैंपलर यूज़ करते हैं। पिस्टन सैंपल के ओपन ड्राइव सैंपलर का ये इमेज मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। ये पिस्टन सैंपल का इमेज जो कि मैंने बताया, ये जो पिस्टन है वो हेल्प करता है यहाँ पे इनर करने में, और ये है रोटरी सैंपल का इमेज जो कि मैंने बताया। ये इसके अंदर देखो दो ट्यूब होगी, एक तो या इसके अंदर ही इनर ट्यूब होगी और ये रोटेट कर करके यहाँ पे सैंपल को इकट्ठा करेगा। ये इसके अंदर अटैच होता है, ये जो चीज़ दिख रहा है आपको वो इसके ऊपर अटैच होता है और ये बहुत सारे सैंपल्स अलग अलग करके यहाँ पे आपको कलेक्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। आज तक का हाँ टॉपिक हम यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है, रोटरी सैंपल तक का। कल हम प्लेट लोड टेस्ट पढ़ेंगे उसके बारे में। और आज का जो भी सेशन रहा है उसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और आप हमारी जो मीटिंग होगी उसमें भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जब तक कि ध्यान रखिए अपना, और आप अलग अलग वीडियोस भी रिफ़र कर सकते हैं NTPL और इन सब की, तो आपको थोड़ा अच्छा रहेगा। अभी से अगर आप अपना बेसिक अच्छा करते हुए चलेंगे तो आपको आगे तकलीफ़ नहीं होगी, ठीक है। इसी के साथ आज का ये लेक्चर हम समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। बाय बाय।